हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरुआत करें अपने आज के सेशन की। बेसिकली अगर मैं बताऊं यहां पे आप लोगों की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिकली यूज क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि एप्लीकेशन उसका क्या क्या है। उसका एप्लीकेशन जैसा कि अभी मैंने बताया हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। देखिए जरा, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस कैसे सर, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। देखो जरा, जैसे यहां पे आप ये देख सकते हो एक लड़की है, ये लड़की ये किसी एक ट्री से कुछ डिस्टेंस पे खड़ी है। अगर इसके मन में सपोज ये विचार आ गया कि सर ये ट्री से मैं कितनी डिस्टेंस पे खड़ी हूं, तो इसके मन में आया कि सर मैं इस ट्री से कितनी डिस्टेंस पे खड़ी हूं। तो अगर ये इसको मेजर करना चाहे तो इसके लिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है, ट्री से इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यहां पे कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए करेंगे। इसी तरह से अगर सपोज वो ये सोचती है कि इस ट्री की हाइट क्या है, कि सर इस ट्री, ये जो ट्री है ना, इसकी हाइट क्या है, तो इसको अगर मेजर करना चाहती है तो इसके लिए भी उसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये डिस्टेंस, ये हाइट, ये सब क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं। कैसे, आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे? अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री किस में यूज होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज होती है कि नहीं। तो यहां पे अगर हम देखें तो अगर ये लड़की से सपोज ये हाइट है और यहां से इस लड़की के आईज, ये जो आईज है इसकी, यहां से सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकल गई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इसकी हाइट, ये क्या बनाएंगे सर, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हाइट इज हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक तरह से देखो हमें यहां पे इस सिचुएशन के अंदर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल सा दिखने लग गया, और राइट एंगल ट्रायंगल जहां है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री हम यहां पे यूज करते हुए इस ट्री की हाइट और यहां पे इससे इस गर्ल की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे सपोज ये कोई एक स्टूडेंट है, बच्ची है, और ये किसी टावर के नीचे खड़ी है। टावर से सपोज ये सोचती है कि यहां से सर इस टावर की हाइट क्या है, तो टावर की हाइट देख रही है वो, तो इसकी हाइट अगर वो देख रही है यहां पे कि ये हाइट है सर, ये इसकी हाइट है, तो ये हाइट को अगर वो कैलकुलेट करना चाहती है कि सर ये टावर की जो हाइट है ना वो कितनी है ग्राउंड से, या फिर वो ये सोचती है कि मैं इस टावर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर हूं, कितनी डिस्टेंस पे खड़ी हूं, तो इन सब चीजों को अगर वो मेजर करना चाहती है तो देख सकते हो यहां पे भी ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां राइट एंगल ट्रायंगल वहां ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से हम यहां पे भी एप्लीकेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आए बेसिकली। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से फील होने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के जरिए हम यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। अब देखो उससे पहले हम यहां पे सबसे पहले बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे देखो यहां पे कि कोई पर्सन है, अब ये कहां खड़ा है कि सर ये ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे पर्सन, सपोज ये ग्राउंड पे यहां पे जैसे सपोज कर लो मैं ही हूं, मैं ग्राउंड पे एकदम खड़ा हूं इस पर्सन की जगह। अब मैंने स्काई की तरफ देखा और देखता हूं कि सर एक एरोप्लेन जो है मेरे ऊपर से क्रॉस होते हुए जा रहा है। तो मैं एरोप्लेन को अगर मुझे देखना है तो आईज से जो लाइन निकलेगी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट की ये इसकी आईज है यहां पे, ये आईज से ये जो एरोप्लेन को देखने के लिए मेरी आईज ऊपर की तरफ हुई, तो ये जो है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ये क्या है, ऊपर की तरफ गई, ये ऊपर की तरफ गई कि सर देखो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से मेरी आईज से जो पैरेलल लाइन निकलेगी, जो इस ग्राउंड के क्या होगी, पैरेलल, तो ये लाइन तो कहलाती है सर हॉरिजॉन्टल। क्या, हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को तो हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब अगर लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ है कि सर ये हॉरिजॉन्टल है, कि जब मैं एकदम स्ट्रेट यहां से स्ट्रेट देख रहा हूं तो मेरी जो आईज से लाइन निकल रही है वो क्या है, ग्राउंड के एकदम पैरेलल है, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। अब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने ऊपर देखा, तो जैसे ऊपर देखा तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ चली गई, और उस केस में ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन।
समझ में आया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज आप पहले यहां पे हॉरिजॉन्टली देख रहे थे, अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज जैसे यहां पे कैट आपको दिख रही है, इस कैट को देखा, तो कैट को देखना है अगर आपको, ये अभी आपका हॉरिजॉन्टल चल रहा है, अब आप कैट को देखने के लिए कहां देखोगे सर, नीचे की तरफ देखूंगा। तो अब की बार लाइन ऑफ साइट कहां चली गई सर, नीचे की तरफ चली गई। कहां चली गई सर, नीचे की तरफ। तो इस बार हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, तो ये जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बात क्लियर हुई कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इजीली आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो उस केस में जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सी बात है, कितना इजीली एक ही फिगर में आपने दोनों चीजें समझ ली। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के जरिए देखते हैं कि सर कैसे ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हुए हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को फील करना है आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर तो जैसे आपको फिगर दिया हुआ है, अगर फिगर नहीं होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में आपको देता है एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, कि सर एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कि सर ये क्या है, वर्टिकल पोल है, देख लो ये क्या है, आपको दिया हुआ है पोल है, वर्टिकल पोल है, और ये ग्राउंड पे क्या है, परपेंडिकुलर होगा। कि सर परपेंडिकुलर है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड, और यहां पे आपको देता है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कि सर ये रोप है, ये क्या है, 20 मीटर रोप है, ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि 20 मीटर रोप है जो एक किसी पोल के टॉप से टाइटली स्ट्रेच करी गई है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, और ये रोप जो है ग्राउंड के साथ एंगल फॉर्म कर रही है कितना, 30 डिग्री का। अब पोल जो है, जब पोल के हमें यहां पे बोल रहा है, आपको क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप हाइट आइडेंटिफाई करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर आप अपनी हाइट देख रहे हो तो आप ग्राउंड पे क्या होगे, एकदम स्ट्रेट खड़े होते हो, तब आप अपनी हाइट मेजर करते हो, ठीक है ना। तो जब कभी भी हाइट की बात होती है तो वो ग्राउंड पे क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि सर वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये पोल जो है क्या है, ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो क्या ये ABC, देखो ये पोल, ग्राउंड और रोप तीनों मिलके क्या फॉर्म कर दिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये एक्यूट एंगल हमें गिवन है, तो इस एक्यूट एंगल के सामने ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, एंड द रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। तो परपेंडिकुलर आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे हाइपोटेन्यूस गिवन है। तो बताओ कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन शो करता है। हर एक स्टूडेंट बता सकता है कि सर साइन, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सर इन ट्रायंगल ABC, इन दिस ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे कि सर यहां पे साइन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हो आप, साइन, एंगल क्या है कि सर 30, तो लिखा जाएगा सर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BC, AB अपॉन BC। साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, कि सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू AB, ये हमें कैलकुलेट करना है सर, ये हमें कैलकुलेट करना है, एंड BC दैट इज 20, ये आपने लिखा। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उधर जाके आपके पास AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 20/2 विच इज कॉल्ड AB इज इक्वल टू 10, और यूनिट क्या लिखोगे कि सर AB क्या है, हाइट है पोल की, यूनिट क्या लिखेंगे सर, देखो किसमें गिवन है, हमें सब चीजें मीटर में गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे सर 10 मीटर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कितना इजी है कि सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको क्या गिवन है
और क्या कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप टिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट कर लेते हो। टिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते ही अपने आप आंसर आ गया। कितना इजी। और क्वेश्चंस करके देखते हैं तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड ट्री टू द पॉइंट वेयर इट stop touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि सर क्या है, एक ट्री है, कहां है सर, ग्राउंड के ऊपर है। कि सर देखो जैसे सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर फिगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिगर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को फील करते हुए उसका फिगर ड्रॉ करोगे। तो यहां पे सबसे पहले मैंने कहा कि सर फिगर बनाते हैं। एक क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड के ऊपर क्या है सर, एक ट्री है। तो ट्री ये रही, ये रहा ट्री, ठीक है। ट्री कैसा होगा कि सर ये ट्री हमें दे रहा है खुद क्वेश्चन के अंदर कि परपेंडिकुलर है ना, तो इससे थोड़ा सा हम फिगर को सही कर लेते हैं। सर एकदम परपेंडिकुलर है, ये एकदम परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म कर रही है। अब स्टॉर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्यू टू स्टॉर्म ये ट्री क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सपोज कहीं से भी, बीच में से कहीं से भी ये ब्रेक हो गया, सपोज इस पॉइंट से ब्रेक हुआ, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये कहां आके, ग्राउंड पे आके टच होगा। कि ये सर यहां आ गया, ये वाला पार्ट यहां आके टच हो गया और ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे 30 डिग्री का। ये ब्रोकन पार्ट जब आके नीचे टच हुआ तो इसने ग्राउंड के साथ एंगल कितने डिग्री का फॉर्म किया, इसे 30 डिग्री का, यही बोल रहा है। और इस पॉइंट पे जिस पे ये टच कर रहा है इसके फुट ऑफ द ट्री से डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। ये आपको गिवन है, ध्यान रखना यूनिट गिवन है कितनी, 8, और ये यूनिट है इसकी मीटर, 8 मीटर। आपसे बोलता है कि सर ट्री की हाइट कैलकुलेट करके बताओ। तो ट्री क्या था सर, ये था, इसकी हाइट कंप्लीट हाइट तो ये है सर, ये इसकी कंप्लीट हाइट है। अब इस कंप्लीट हाइट के अंदर दो पार्ट्स हैं सर, एक तो जो अभी भी स्टिल ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसे अगर मैं x कह देता हूं, और एक पार्ट ये जो ब्रेक हो चुका है इसे y कह देता हूं। तो ये पार्ट जब ब्रेक होके नीचे आके गिरा तो जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ तो इसकी भी होगी, बोलो सही। ये y, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लिखें सबसे पहले कि सर हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, x प्लस वाई, बोलो करेक्ट। सर x प्लस वाई लिखा जाएगा। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, दोनों को ऐड कर दे तो हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए अब कर देते हैं। सबसे पहले आपने इस ट्रायंगल को फॉर्म किया, ये नेमिंग कर दी कि सर ये पॉइंट A, ये B और ये C, करेक्ट। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 30 डिग्री का, तो इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, करेक्ट। अब बताओ कि सर मुझे सबसे पहले अगर x निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन क्या है कि सर मुझे बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शो करता है, आप बोलोगे सर tan। कौन सा, tan। तो क्या लिखेंगे सर, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर हम क्या लिखेंगे कि सर tan एंगल इज 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x, बोलो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, x अपॉन बेस दैट इज 8, करेक्ट। अब tan 30 की वैल्यू बताओगे कि सर 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी सर 8/√3 और यूनिट लिखोगे सर मीटर। ये x की वैल्यू निकाली है हमने, ये हमने x की वैल्यू निकाली है। अब y की वैल्यू भी निकालना बाकी है, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट ट्री की हाइट चाहिए, x प्लस y की वैल्यू चाहिए। तो कैलकुलेट कर दिए। अब y की वैल्यू कि सर देखो बेस गिवन है, हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन शो करता है सर, कॉस। तो यहां पे फिर से लिखें कि सर इस ट्रायंगल ABC में अब की बार क्या लिखेंगे सर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस का, हम लिखेंगे सर कॉस। एंगल इज 30, cos 30 इज इक्वल टू बेस दैट इज 8 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज y, करेक्ट। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है कि सर √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्या यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई, दैट इज 16/√3 मीटर। ये y की वैल्यू भी आ गई। लेकिन सर हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो हाइट निकालनी है ना। तो हाइट निकालने के लिए हम यहां लिखेंगे कि सर हाइट h इज इक्वल टू x प्लस वाई, x की वैल्यू 8/√3 प्लस y की वैल्यू 16/√3, बोलो सही। इसे हम लिखेंगे सर एलसीएम ले लेंगे तो इसका √3 एलसीएम आ जाएगा, 8 और 16 ऐड होके बोलो कितना आ गया सर 24/√3 मीटर। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों,
√3 कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या कर दोगे, इस हाइट का रैशनलाइजेशन, ये जो नंबर आया ना इसको आप रैशनलाइज कर दो। सो हाइट इज इक्वल टू 24 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 24 √3 अपॉन 3। बोलो 3 से क्या 24 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी सर, इससे कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, और ये √3 एज इट इज 8 √3 यूनिट लिखेंगे सर मीटर। बोलो आंसर आया, आंसर आया, हो गया कैलकुलेट। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया सॉल्व फील करते हुए। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके सामने, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slides whose top is at the height of 1.5 meter and inclination of at the angle of 30 degree to the ground. कि सर एक बिलो 5 years वाली स्टूडेंट्स के लिए वो इंस्टॉल कर रही है, बिलो, ये है बिलो, ये क्या है बच्चों, बिलो 5। बिलो 5 years के चिल्ड्रंस के लिए उन्होंने जो स्लाइड इंस्टॉल करनी है ग्राउंड के साथ, वो एंगल कितने डिग्री का फॉर्म कर रही है, क्वेश्चन में गिवन है सर 30 डिग्री। और इस स्लाइड की हाइट कितनी रखनी है सर, क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर, करेक्ट, ठीक है। अच्छा आगे बोलता है फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, अब बड़े चिल्ड्रंस के लिए, शी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, हाइट कितनी चाहिए सर 3 मीटर, एंड इंक्लिनेशन ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। सर अब एल्डर वाले जो चिल्ड्रंस हैं, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, उनके लिए जो स्लाइड बनेगी ना उसकी हाइट और एंगल कितना है, सर एंगल है 60 डिग्री का एंड हाइट इज 3 मीटर। बोलो करेक्ट। तो ये दो केसेस में आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस, कि सर ये दोनों केसेस हैं, एक बिलो 5 years वाला और एक एल्डर चिल्ड्रंस वाला, दोनों केसेस के अंदर आप मुझे स्लाइड की लेंथ कैलकुलेट करके बताओ। तो स्लाइड सर ये है, ये स्लाइड है, इस केस में सपोज स्लाइड की लेंथ x हमने लेट कर ली, और इस केस के अंदर सपोज स्लाइड की लेंथ आपने y कैलकुलेट कर दी। तो ये x और y एज्यूम जो हमने किया है, इनकी वैल्यूज मैं कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले आपने फिगर समझ लिया, अब फिगर समझते हैं आप, सबसे पहले इसका नेमिंग कर दो कि सर ये ट्रायंगल सपोज ABC, हाइट है तो ये परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड पे, इस ट्रायंगल को सपोज PQR, हाइट है ये 3 मीटर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड पे। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लिखें, सो इन ट्रायंगल ABC, बोलो कैलकुलेट क्या करना है कि सर हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, हर कोई बच्चा कहेगा सर साइन, तो लिखेंगे सर साइन एंगल इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज AC। साइन 30 की वैल्यू आप कहोगे सर 1/2 इज इक्वल टू AB इज 1.5 मीटर अपॉन AC इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप x की वैल्यू निकाल दोगे सर, ये डबल हो जाएगा दैट इज 3 मीटर, ये 3 मीटर आ गया आपके पास। तो बिलो 5 years वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। अच्छा अब एल्डर चिल्ड्रंस के लिए भी कैलकुलेट कर देते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, एंगल 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे इस ट्रायंगल PQR में बिल्कुल सिमिलरली लाइक इन दिस क्वेश्चन कि हमने लिखा इसमें साइन एंगल इज 60, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR। साइन 60 की वैल्यू दैट इज √3 अपॉन 2, PQ की वैल्यू सर 3 एंड PR इज y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें सर y इज इक्वल टू क्या आएगा सर 3 इंटू 2 अपॉन √3। आप सोच रहे हो सर ने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये √3 नीचे है ना, आप बाद में या तो रैशनलाइज कर लो या 3 से √3 को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आएगी कि सर ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2√3, यूनिट लिखेंगे सर मीटर, यूनिट लिख देंगे सर मीटर, ये इसका आंसर हुआ सॉल्व।
तो आपने दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे लेंथ ऑफ स्लाइड्स कैलकुलेट कर दी। क्वेश्चन सॉल्व, फिगर बनते ही सर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कि सर क्या है, ग्राउंड से हमें बोल रहा है कि सर कोई एक काइट है और ये काइट जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पे कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको, फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ग्राउंड से हाइट अगर इसकी 60 मीटर है तो ये हाइट तो परपेंडिकुलर होती है सर। अब ये काइट जो है किसी एक स्ट्रिंग से अटैच है और वो पॉइंट कहाँ है सर, ग्राउंड पे। ये इस तरह से टाइटली अटैच है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है सर 60 डिग्री का, तो ये एंगल आपको गिवन है सर 60 डिग्री का। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है सर, ये स्ट्रिंग की लेंथ है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ सपोज ये मुझे कैलकुलेट करनी है, तो एक्स लेट कर लिया जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। नेमिंग कर दो सर, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बोलो ये राइट एंगल इस एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। क्या पता है सर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन शो करेगा, दैट इज साइन। तो लिखेंगे सर साइन, एक्यूट एंगल कितना है सर 60, सो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। साइन 60 की वैल्यू सर √3/2 इज इक्वल टू ए बी इज 60 अपॉन ए सी हमें कैलकुलेट करना है दैट इज एक्स। तो करें सर इसको कैलकुलेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सर 60 × 2 120 अपॉन √3। यूनिट लिखेंगे सर मीटर। लेकिन सर जरा रुको, क्या ये आंसर आप इतना देख के आप लेफ्ट कर दोगे इस क्वेश्चन को? नहीं सर, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था जब प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करे तब भी बोला था कि रूट डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। तो फिर अब आप इसको यहां पे लेफ्ट नहीं करोगे, आप इसको रैशनलाइज करके आंसर दोगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप यहां पे इसे नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 120/√3 अगर लिखा हुआ है रैशनलाइज करने के लिए कि सर √3/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो बोलो यहां पे आ गया 120√3/3। 3 से क्या 120 कैंसिल हो जाएगा कि सर 40 टाइम्स ये लिख देंगे सर √3। अब आ गया सर, अब न्यूमरेटर के अंदर है रूट, तो यहां पे यूनिट लिख देंगे सर मीटर। ये हमने कैलकुलेट कर दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये इसका आंसर। बोलो हुआ सॉल्व, कर दिया हमने इस क्वेश्चन को भी सिंपल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक towards the building. Find the distance he walked towards the building. कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, फील कितने बच्चों को हो गया कि सर देखो इसका डायग्राम हम सबसे पहले देखते हैं कि सर ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक सबसे पहले आपको बोला है कि सर एक बॉय है। ये बॉय सपोज ये बॉय है जिसकी हाइट कितनी है कि सर क्वेश्चन में गिवन है ना 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है। ये किसी एक बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे कि सर ये खड़ा है, देखो सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग कि सर ये किसी बिल्डिंग से, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है सर कितनी 30 मीटर। ये इसकी कंप्लीट हाइट है 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा है। आपको बोलता है कि अब इसका आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग कि सर इसकी आईज कहां होगी, ये बॉय यहां है तो इसकी आईज यहां पे होगी, तो यहां इसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री कि सर यहां से ये देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया इसकी आईज से, ये आई से हॉरिजॉन्टल। तो अभी इस केस में जब ये यहां पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब वो कुछ डिस्टेंस वो यहां से यहां तक ट्रैवल करके सपोज वो यहां पे आ गया, अब वो इस पोजीशन पे आ गया, तो यहां से अब वो देखता है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस सी बात है सर, पहले डिस्टेंस पे दिख रहा था 30 डिग्री था, तो अब जब देखेगा तो पास आ गया तो और ऊंचा देखना पड़ेगा, तो उसके लिए अब उसकी हाइट कितनी हो गई
अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, इंक्रीज कर गया 60 डिग्री पे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये x डिस्टेंस ट्रैवल करी जिससे मुझे कैलकुलेट करना है। बोलो क्वेश्चन फील हो गया, डायग्राम आपने तैयार कर दिया। तो ठीक है, अब सर इसके अंदर देखो कि अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं कि सर ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, आपने नेमिंग कर दिया। सबसे पहले देखो कि सर ये क्या है, बॉय की हाइट, ये क्या है, ये भी हाइट है। तो ये हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड पे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसका मतलब दोनों पैरेलल भी होंगी। हमें पता है ये क्या है, आइस से निकलने वाली रे जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और ये ग्राउंड की हमेशा क्या होती है, पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स कि सर ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड पैरेलल है, तो ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल होती है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। तो सर अगर ये वाली हाइट 1.5 है तो ये हाइट यहां से यहां तक की, सपोज इसे डी, ए बी सी डी, इसे पॉइंट ई कह दिया, तो ये हाइट जो है ये कितनी होगी सर, ये भी 1.5 मीटर होगी। बोलो करेक्ट, बोलो करेक्ट। हाँ सर बिल्कुल। अब टोटल हाइट आपको पता है कि सर ये कंप्लीट डिस्टेंस इज 30 मीटर, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी कि सर ये कंप्लीट डिस्टेंस 30 है, उसमें से 1.5 लेस कर दो तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 28.5 मीटर। करेक्ट, करेक्ट है बिल्कुल कि सर ये 28.5 मीटर हो गई। अब आपको ट्रायंगल दिख गए, ट्रायंगल दिख रहे हैं कि सर एक ये ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। अब जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखने लग जाए कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ किया, फिगर देखते ही आपने देखा कि सर इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, सर दो दिख गए कि सर एक ये ए बी सी और ए बी डी। तो सबसे पहले अब देखो स्टेप्स आप देखना कि मैं कैसे करूंगा, और सारे क्वेश्चंस इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आप सॉल्व होते हुए जाएंगे। कि आपने कहा सर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, सबसे पहले नाम लिख दो कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है सर, एक है ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सर ट्रायंगल ए बी डी। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, दोनों के नाम लिख दिए मैंने। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर 90% क्वेश्चंस के अंदर देखना बच्चों, यही ट्रिक आपको काम करेगी कि सर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, सर tan लगेगा। 90% क्वेश्चंस के अंदर, 90 या 99% क्वेश्चंस के अंदर ये tan लगाते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि देखो सर ABC है तो लिखेंगे क्या, tan, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम tan लगाएंगे। एंगल कितना है कि सर इस ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे tan 60। अब tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 28.5 अपॉन बेस दैट इज BC। करेक्ट, ठीक है। tan 60 की वैल्यू बताना कि सर tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं यहां से तो BC इज इक्वल टू आएगा 28.5 अपॉन √3। करेक्ट, यूनिट लिख देंगे सर मीटर, मीटर में चल रहा है सब कुछ तो मीटर में आ जाएगा। इस ट्रायंगल से और कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं सर इतना ही आ रहा था, BC की वैल्यू फाइंड हो सकती थी, हमने कर दी, बस इतना ही कर सकता हूं। रुक जाओ फिर इसके आगे, नेक्स्ट ट्रायंगल पे आ जाओ। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है कि सर ABD, इसमें एक्यूट एंगल कितना है 30 डिग्री। आपको पता है क्या लगाना है कि सर tan लगाना है, तो लिखिए सर इसमें हम लिखेंगे tan, एक्यूट एंगल इज 30 तो लिखा जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस। अब बेस क्या है इसका, BD, ठीक है, बेस BD। tan 30 की वैल्यू बताओ जरा कि सर इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है कि सर 28.5 अपॉन BD। अब जरा BD को देखो कि सर ये BD जो डिस्टेंस है ना, इसे मैं x प्लस BC लिख सकता हूं, x प्लस BC लिखा जा सकता है कि सर ये x प्लस BC आप कह सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा यहां से तो ये आएगा आपके पास x प्लस BC इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। करेक्ट। अब BC की वैल्यू पता है, आपको कैलकुलेट क्या करना था क्वेश्चन के अंदर कि सर ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यही कैलकुलेट करना है x, तो आप इस BC की वैल्यू यहां पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, कर सकते हैं सर। देखो तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू लिखता हूं 28.5 √3 माइनस BC। करेक्ट। अब BC की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो यहां पे सॉल्व कर दूं थोड़ी सी जगह बना के कि सर x इज इक्वल टू हम लिखते हैं 28.5 √3 माइनस BC, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 28.5 अपॉन √3। लिखा सर 28,
28.5 अपॉन रूट 3। अच्छा, अब 28.5 क्या दोनों में से कॉमन आ सकता है? बिल्कुल सर, 28.5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में कि सर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। बोलो अब क्या करोगे सर? एलसीएम ले लें। यहाँ पे लिखा जाएगा 28.5, इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, रूट 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा सर 3 माइनस 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 डिनोमिनेटर में क्या करना है सर? हमें पता है रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए आपने रूट 3 से मल्टीप्लाई भी किया, रूट 3 से आपने डिवाइड भी कर दिया। तो बोलो क्या हो गया कि सर ये 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन क्या आ गया सर 3। करेक्ट है क्या? 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट लिख दूं कि सर ये 28.5 है ना, इसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा कितना? 28 का डबल 56, उस 0.5 का डबल 1, तो ये कितना हो गया सर 57। करेक्ट, 3 से 57 कैंसिल हो जाएगा सर 19 टाइम्स, तो 19 रूट 3 आया क्या? किसकी वैल्यू आई सर? x की वैल्यू कितनी आई सर? मीटर में आई। तो ये हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, क्वेश्चन का आंसर हो गया सॉल्व। इजी है, हो गया सॉल्व। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो मैंने आपको क्या कहा था? फिगर बनाओ, फिगर बना के ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई कर लो कि दो ट्रायंगल्स दिखे, दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख दिए, दोनों के अंदर टैन लगा दिया, अपने आप जो आता गया उसमें वैल्यूज पुट कर करके अपने आप आंसर निकाल दिया। कुछ नहीं करा आपने एक्स्ट्रा, कुछ हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्टली आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सर देखो ग्राउंड है, सबसे पहले ग्राउंड बनाओ, सबसे पहले ग्राउंड बना दो कि सर ये ग्राउंड है। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. कि सर ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले कह रहा है कि कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कितनी? 20 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। अब इस बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है कि सर यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर ये लगाया गया। हमें पूछता है, हमें बोल रहा है कि सर अब इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशंस हमें गिवन है कि सर ये देखो, अगर हम इसके बॉटम का देखें तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और अगर हम टॉप वाली लाइन को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना सर? 60 डिग्री का। ये क्वेश्चन में आपको दे रहा है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि ये जो टावर है ना इसकी हाइट आप कैलकुलेट कर दो। ये हमने लेट कर लिया x, फिगर बन चुका है। फिगर बनते ही अब आप बताओगे सर ये देखो, नेमिंग कर दो सर, इसके अंदर नेमिंग लिख दें सबसे पहले कि सर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। अब बताओ कौन कौन से ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको दिखने लगे? एक तो ये BCD और एक ये ACD दिख गया सर, बच्चे को दिख जाएगा इजीली। एक तो ट्रायंगल दिख रहा है सर, कौन सा? BCD। क्या करें सर? नाम लिख दें BCD। दूसरा ACD, ट्रायंगल ACD। करेक्ट, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर अब क्या लगाएंगे सर? tan लगा देते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगेगा सर? tan। तो बोलो BCD के अंदर एंगल, हम tan लिखते ही एंगल कितना है सर? BCD में एंगल is 45, ध्यान से, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस दैट इज CD। tan 45 की वैल्यू बताओ कि सर इसकी वैल्यू तो सबसे आसान, सभी को याद होती है, 1 है। BC की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन CD इज, CD हमें नहीं पता सर, लिख देते हैं यहां से। अब इससे आप और क्या कर सकते हो कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा मैं इससे CD की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है सर, CD की वैल्यू निकाल दी। हालांकि मुझे इसमें CD की वैल्यू नहीं अभी मुझे कैलकुलेट करनी, तो x ये AB की वैल्यू थी लेकिन CD की आ रही थी, निकाल दी सर, देखेंगे जो भी होगा। ये हमने लिख दिया आगे मीटर, CD की वैल्यू 20 मीटर। ओके, अब दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। इस दूसरे ट्रायंगल में एंगल कितना है सर? 60। तो क्या लिखेंगे कि सर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसके अंदर परपेंडिकुलर इज AC अपॉन CD। करेक्ट, tan 60 की वैल्यू बताओ कि सर tan 60 की वैल्यू होती है √3। अच्छा, ये जो AC है, कंप्लीट AC है, क्या इसे हम 20 प्लस x लिख सकते हैं? ये कंप्लीट AC को मैं BC प्लस AB लिख सकता हूं जो x प्लस 20 के इक्वल है। लिख दे सर यहाँ पे ये x प्लस 20, और CD जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखा अपने आप वैल्यू यूज हो रही है, तो CD की वैल्यू कितनी है सर? 20 लिखा है यहाँ पे।
लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपके पास 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20। तो यहां से आप बोलोगे सर 20 को इधर ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 20√3 माइनस 20, बोलो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू 20 कॉमन लिया तो क्या लिखेंगे सर, √3 माइनस 1, यूनिट लिख देंगे सर मीटर। x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी ना, हाइट ऑफ द टावर आपने कैलकुलेट किया था, तो ये हमने कैलकुलेट कर दी 20√3 माइनस 1। अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू गिवन है या आप पुट करते हो तो √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73 होती है, तो 1.73 माइनस 1 करके जो आएगा 0.73 उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास हाइट ऑफ द टावर डेसिमल में भी कैलकुलेट हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितना सिंपल है सर, देखो एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस निपट रहे हैं सर एक्सरसाइज 9.1 के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कि सर बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है। कि क्या कह रहा है, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कि ग्राउंड है सर, सबसे पहले तो ग्राउंड। अब ग्राउंड पे दो चीजें हैं सर, एक तो क्या है बिल्डिंग है और एक है एक साइड पे सपोज ये टावर है। क्वेश्चन में आपको देता है कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है बिल्डिंग, इधर लिख देता हूं सर ये बिल्डिंग है और इधर क्या है ये टावर है, सपोज टावर ठीक है। आपको बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के टॉप का कहां से, फुट ऑफ द टावर से। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है सर, 30 डिग्री का लिखा आपने, 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, कि सर टावर के टॉप का कहां से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से। कि सर फुट ऑफ द बिल्डिंग से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो कितनी डिग्री गिवन है। कि सर ये 60 डिग्री का है। ये कितना है, 60 डिग्री का। आपको क्वेश्चन में दे रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, कि टावर की हाइट हमें गिवन है सर 50 मीटर, ये हमें गिवन है। तो पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करने के लिए, कि सर हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज हमने लेट कर ली सर x, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिगर ड्रॉ होते ही अब आप क्या करोगे सर, नेमिंग करेंगे। सबसे पहले तो नेमिंग लिख देते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये C और ये D। करेक्ट, ABCD सब नाम दे दिया आपने। कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों को, कि सर एक ट्रायंगल ये ABC, दूसरा ये DCB, तो दोनों के क्या करेंगे, नाम लिखते हैं सर। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, अंदर ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल इज 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे सर, tan तो लिखना ही है इसमें। अब एंगल 30 है तो लिख दिया सर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BC। ठीक है सर, हमने लिख दिया। tan 30 की वैल्यू बताना, कि सर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। AB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज x एंड BC, ये हमें नहीं पता, हमने लिख दिया सर BC। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर यहां से x निकालूं या BC निकालूं, कोई बात नहीं, इसे यहीं लेफ्ट कर दो। कि सर यहां से x भी अननोन है, BC भी अननोन है, तो मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा सर कौन सी निकालूं, कोई बात नहीं, मत निकालो, आप यहां पे लेफ्ट कर दो। नेक्स्ट ट्रायंगल पे पहुंच जाओ, देखते हैं उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। कि सर DCB ट्रायंगल के अंदर आपको लिखना क्या है सर, tan एंगल कितना है, कि सर 60 डिग्री का, तो लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज CD अपॉन बेस दैट इज BC। करेक्ट, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, कि सर इसकी वैल्यू होती है √3। CD की वैल्यू कितनी है सर, ये हमें पता है 50। अब देखो यहां पे BC है, BC की वैल्यू चाहिए, तो क्या BC यहां से निकल सकता है। आपने सोच लिया, देखो मैंने कहा था ना कि अभी हमने यहां पे लेफ्ट किया था, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैंने यहां से BC की वैल्यू निकाली। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x√3। अब BC की वैल्यू x√3 आप यहां पे पुट कर दो, लिख देते हैं सर यहां पे x√3 हुआ। अब आपको तो x निकालना था सर, ये x ही तो निकालना है, बिल्डिंग की हाइट, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर, x√3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 50 हमारे पास है, तो ये कितना हो गया, सर ये हो गया 3x इज इक्वल टू 50। सो यहां से आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, यूनिट लिख देंगे सर मीटर। बोलो हुआ, बोलो हो गया। इजीली आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब आप चाहो तो इसको, ये फ्रैक्शन में है, इसे आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कि सर डिवाइड करके, तो हम इसे कह सकते हैं सर कितने टाइम्स आएगा, 16 टाइम्स, रिमेनिंग बचेगा 2/3, यूनिट लिख देंगे सर मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया सॉल्व।
हो गया सॉल्व। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे और क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। सेम ऐसा क्वेश्चन मुझे सैंपल पेपर में भी देखने को मिला है, तो इस बिहाफ से मैं कह सकता हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles। कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक रोड है, ये एक रोड है। अब इस रोड के दोनों साइड्स पे दो इक्वल हाइट के पोल हैं कि सर एक इस साइड पे एक पोल, ये इस साइड पे एक पोल। दोनों पोल कैसे होंगे सर? दोनों इक्वल हाइट के हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। पहली बात, इस रोड की विड्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सर 80 मीटर विड्थ है। इस रोड की विड्थ ये हमें गिवन है 80 मीटर। हमें बोल रहा है पोल की हाइट आप कैलकुलेट करके बताओ। तो इसकी हाइट सपोज मैंने h कहा, तो ये भी हाइट दोनों इक्वल हाइट की ना, तो h की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि सर इन दोनों इस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है जहां से इन दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 डिग्री और दूसरे का 30 डिग्री है। तो यहां पे अगर सपोज मैंने कोई एक पॉइंट लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से इस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पॉइंट से इस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, बोलो कौन सा 30 लिखूं कौन सा 60 लिखूं? जिसके पास आप ज्यादा होगे ना, जिसके आप ज्यादा नियर बाय होगे, वहां एंगल ज्यादा बनता है, एंगल हमेशा ज्यादा होता है। आप खुद सोचो ना कि आप किसी टावर के पास जाओ, आप एक तो डिस्टेंस पे हो तो वहां से आपको कम ऊपर देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बन रहा होगा, और आप एकदम उसके और नजदीक पहुंच गए तो अब आपको और गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा हो जाता है। तो ये पॉइंट जो है ये इस वाले पोल के नियरर है, तो हमने इस एंगल को 60 डिग्री कह दिया। तो ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में, दूसरा एंगल कौन सा है? एक 60 है, दूसरा 30 डिग्री है, तो इसे हमने 30 डिग्री कह दिया। बोलो करेक्ट। डायग्राम तैयार हो गया। आपसे बोलता है कि ये पॉइंट जो है दोनों पोल से किस डिस्टेंस पे है, तो मैंने लेट कर लिया कि सर सपोज ये वाली डिस्टेंस जो है ना वो x है, तो ये वाली डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी कि सर देखो टोटल डिस्टेंस थी 80, ये अगर डिस्टेंस x हो गई तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस x। बोलो करेक्ट। करेक्ट है। अब आपके पास डायग्राम तैयार, तो सर नेमिंग लिख देते हैं। सबसे पहले a पॉइंट, ये इसे कह दिया, ये B, ये पॉइंट सपोज हमने कह दिया C, ये D और ये E। करेक्ट। कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको दिखने लगे कि सर एक ट्रायंगल ये ABC, दूसरा EDC। क्या करें, दोनों के नाम लिख दें कि सर ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल EDC। ठीक है सर, दोनों का नाम लिख दिया। अब ABC के अंदर क्या लगाएंगे सर? tan लगाएंगे। कितने एंगल पे? 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो लिखेंगे सर यहाँ पे tan एंगल इज 60। बोलो क्या होता है tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर दैट इज AB एंड बेस दैट इज BC। AB अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू कि सर √3। AB की वैल्यू आपने एज्यूम करी है, हाइट हमें कैलकुलेट करनी ना, h अपॉन BC हमने एज्यूम किया सर x, लिख दिया। अब मुझे नहीं पता लग रहा सर x की वैल्यू निकालूं या h की वैल्यू निकालूं, तो क्या करोगे सर? इसको यहीं होल्ड करते हैं, हम दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं, उससे पता लगेगा क्या निकालना पड़ेगा। तो देखें EDC ट्रायंगल के अंदर, EDC ट्रायंगल के अंदर एंगल इज 30, तो क्या लिखेंगे सर? tan एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ED अपॉन बेस दैट इज CD। करेक्ट। tan 30 की वैल्यू कि सर 1/√3, ED की वैल्यू, ED इज h एंड CD की वैल्यू सर 80 माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं सर, x की वैल्यू पुट करने की जगह मैं यहां से h की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूं, इस इक्वेशन में यहां पे ऊपर की तरफ पुट कर दूं, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो यहां से क्यों ना सर h की वैल्यू निकाल ली जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज x √3, ये हम निकालते हैं और ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये आएगा आपके पास 1/√3 इज इक्वल टू h की जगह आपने लिख दिया x √3 अपॉन 80 माइनस एक्स। कंप्लीट इक्वेशन अब वेरिएबल x के अंदर आ गई, तो इसमें x की वैल्यू अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। करिए जरा, देखो सर यहां से ये 80 माइनस एक्स
क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आया और ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा सर 3 और ये आएगा x एक तरफ हुआ तो आपके पास कितना आ गया सर 4x इज इक्वल टू 80 विच मीन सर x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 यूनिट लिख दोगे सर मीटर। तो सबसे पहले तो हमने x कैलकुलेट कर दिया। x जो पॉइंट, इस पॉइंट जो रोड के बीच में हमने कोई पॉइंट लिया था, इसकी पॉइंट्स, इसकी पोल से डिस्टेंस हमने x की वैल्यू निकाल दी। तो यानी कि इस वाले पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी सर, x लिखा है ना, तो 20 मीटर और दूसरे से क्या हो जाएगी 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर। सो हम लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि सर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। करेक्ट, एक पार्ट तो हमने इसका कैलकुलेट कर दिया। अब आपको हाइट भी कैलकुलेट करनी है पोल्स की। तो हाइट आपने देखो ये रिलेशन बना रखा है पहले से, सर ये रिलेशन पहले बनाया था ना, अब बहुत हेल्प करेगा। सो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल, दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है, दैट इज h इज इक्वल टू, हमने लिख रखा है h इज इक्वल टू x √3। x की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी, दैट इज 20। सो हाइट h इज इक्वल टू 20 √3 यूनिट लिख देंगे सर मीटर। देखो यूनिट लिखना कभी मत भूलना, ठीक है, इनके भी मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हमने सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए टीवी टावर, अच्छा इसमें तो डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, तो आधा काम तो आपका पहले ही हो गया। क्वेश्चन में देता है एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कि सर क्या कह रहा है, देखो ये एक टावर हमें दिख गया, ये हमें टावर दिख गया और ये टावर कहाँ है, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर ये है। अब ये कहां पे, किसी कैनाल, कोई कैनाल है उसके एक साइड पे है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में गिवन है सर 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, क्वेश्चन में यही तो दे रहा था। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कि सर इस पॉइंट से अब 20 मीटर अवे कोई एक दूसरा पॉइंट है, यहां से इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है सर 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि सर मुझे एक तो हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये h अगर मैं लिखता हूं ये मुझे कैलकुलेट करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कि सर कैनाल की विड्थ, सपोज ये आपने कैनाल लिखा बनाया था ना, तो इसकी विड्थ हमें x ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो डायग्राम तो आपके पास पहले से तैयार है, तो ठीक है सर ट्रायंगल दिखने लग गए। पहला ट्रायंगल ABC लिखें कि ट्रायंगल फर्स्ट इज ABC एंड सेकंड ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABD। बोलो ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है 60 डिग्री का, कि सर ये ABC ट्रायंगल एंगल इज 60। तो क्या लिखेंगे सर, अब तो हमें याद हो गया tan लिखना है, एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BC। करेक्ट, tan 60 की वैल्यू कि सर √3 इज इक्वल टू AB कितना हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज h अपॉन BC दैट इज x। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया था सेम वही h और x में आ गया, हमें नहीं पता किसकी जरूरत पड़ेगी सर, तो यहां पे लेफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल ABD, ये ABD है ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल है। इन दिस ट्रायंगल ABD, बोलो इसमें एंगल 30 है तो क्या लिखेंगे सर, tan एंगल इज 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BD। करेक्ट, tan 30 की वैल्यू की सर 1/√3 AB हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज h अपॉन BD को क्या लिखें सर, ये BD कंप्लीट डिस्टेंस इसे 20 प्लस x लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सर, फिर सोचना ही क्या, 20 प्लस x लिख दिया। अब आपको किस किस की जरूरत है सर, h और x दोनों में से किसकी वैल्यू निकालूं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था कि यहां से क्यों ना सर h की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आ जाएगा ये x √3 और ये h की जो वैल्यू आई इसे यहां पुट कर देते हैं, तो 1/√3 इज इक्वल टू h की जगह आपने लिखा x √3 अपॉन 20
प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, जैसे 3x, x एक तरफ किया तो आपके पास आ जाएगा सर 2x इज इक्वल टू 20। बोलो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 10 यूनिट, लिखोगे सर मीटर। लीजिए सर x हमने कैलकुलेट कर दिया, x क्या था, विड्थ ऑफ कैनाल हमने कैलकुलेट कर दी, दैट इज 10 मीटर। अब आपको हाइट भी कैलकुलेट करनी है, तो हाइट करने के लिए सर ये रहा रिलेशन हाइट, सो हाइट h इज इक्वल टू x √3 आपने लिख रखा, सो h इज इक्वल टू x की वैल्यू 10 √3 यूनिट लिख देंगे मीटर। अब √3 जहां कहीं पे भी आ रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर, अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो 1.73, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर डेसिमल में भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ कैनाल और ये हाइट ऑफ टावर दोनों हमने कैलकुलेट कर दिया, ये क्वेश्चन के आंसर। क्लियर सभी बच्चों को? इजी है, कितना इजी है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression। कि अभी तक जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे सब में एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा था, अब की बार देखो डिप्रेशन वाला एंगल आया। कोई दिक्कत नहीं है सर, वही चीज है, कहानी में बस नाम का फर्क है। देखो अभी आपको फील करवाऊंगा। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree। ये आपको गिवन है। If one ship is exactly behind the other one on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। कि ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है distance between the two ships। क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो अगर आप बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा। कि सर ये देखो ये सी लेवल है, अब सी लेवल के ऊपर 75 मीटर की हाइट पर कोई एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है सर 75 मीटर, क्वेश्चन में यही दिया है 75 मीटर। अब यहां से कोई ऑब्जर्व करता है दो शिप्स को उसने ऑब्जर्व किया। सपोज एक शिप यहां पे, एक यहां पे और एक शिप सपोज यहां पे, दो शिप्स को उसने ऑब्जर्व किया। एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे गिवन है, देखना जरा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है सर, ये यहां से देख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा होगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा होगा। करेक्ट, हमें गिवन है दोनों एंगल्स, एक 30 डिग्री का एक 45 डिग्री का, तो ये हो गया सर 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। करेक्ट। अब देखो सर ये बोल रहा है कि हमें कि इसकी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके बताओ। ये जो दोनों शिप्स हैं ना, इन दोनों पॉइंट्स पे ये दोनों शिप्स हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस आप सपोज x है और वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो हमने सोचा सर अभी तक तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे बात कर रहे थे, अब ये डिप्रेशन का एंगल कैसे आ गया। तो सोचो ना, फील करो। अभी देखो आपको फील करवाता हूँ कि सर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे देखो इसी फिगर को मैं यहाँ पे सपोज एक रफ में आपको बना के दिखा रहा हूँ। सोचना कि सर यहाँ देखो कि सपोज ये हाइट है, ये ग्राउंड है और यहां से ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है तो वो इस तरह से बनेगा। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ग्राउंड के पैरेलल होती है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये एक तरह से क्या दिखने लगे आपको, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्या वो इस एंगल के इक्वल होगा? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कभी भी अगर डिप्रेशन में एंगल देता है ना तो घबराने की बात नहीं है, वो एंगल ऑफ एक तरह से एलिवेशन ही है। कि सर ये अगर 30 दे रहा है ना, यहाँ पे डाउन में अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन में भी देखूंगा तो ये 30 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइंस। और ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल, तो ये 30 हो गए। और ये 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा सर? 45 डिग्री का। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज से दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को कट करते हुए जब एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपने इस तरह से ये बता दिया। अब सर ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो अब आसान, सेम अभी तक जैसे क्वेश्चंस हम कर रहे थे सेम वैसा ही डायग्राम तैयार हो गया कि आप इन सबको भूल जाओ। अब ऊपर वाला कोई डिप्रेशन नहीं रहा, अब वो एक तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन में आ गया। आपको यहाँ पे अब सबसे पहले नेमिंग कर देनी है कि सर ये पॉइंट ए, ये हाइट पे है ना, हाइट है तो ये परपेंडिकुलर, ये बी, ये सी और ये पॉइंट हो गया डी। कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं? ए बी सी एंड ए बी डी दिख रहे हैं। तो लिखें सर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी एंड डी। क्या करोगे सर? tan लगाएंगे। अब तो हमें समझ में बिल्कुल इजीली आ रहा है सर। देखो ABC ट्रायंगल के अंदर tan आपके पास एंगल कितना है? 45 डिग्री का, तो लिखोगे सर tan 45
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी 75 अपॉन बेस बी सी लिख दिया, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ सकता है बी सी इज इक्वल टू 75, यूनिट क्या लिखेंगे सर मीटर, 75 मीटर, ये हमें मीटर में गिवन है, यूनिट के साथ लिख दिया। इससे हम इतना ही कर सकते थे, लिख दिया सर। नेक्स्ट ट्रायंगल पे आ गए, नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो क्या लिखोगे सर tan एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी BD दैट इज BD। अब tan 30 की वैल्यू आप बोलोगे सर 1/√3, AB की वैल्यू सर 75 अपॉन BD की वैल्यू सर BC प्लस x, क्या लिखा सर BC प्लस x। अब BC की वैल्यू आपको पता है सर, उससे पहले हम इससे क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करते हैं कि सर x प्लस BC इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। BC की वैल्यू आपको पता है 75, तो यहां लिखें सर x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। आपको कैलकुलेट क्या करना था याद है, क्या है कि सर x की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये हमें कैलकुलेट करना था, तो 75 एक तरफ किया, सो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, ये आपने लिख दिया। 75 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां पे आप बोल दोगे सर x इज इक्वल टू 75 कॉमन लेके दैट इज √3 माइनस 1, यूनिट लिखोगे सर मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। हुआ सॉल्व इजीली, आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया और ये साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको क्लियर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree। कि सर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो कि ये एक गर्ल है जिसकी हाइट आपको गिवन है कितनी, कि सर 1.2 मीटर टॉल, इस गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर टॉल, ठीक है। इसने ऑब्जर्व किया कोई एक बैलून जो है वो किस हाइट पर है, किस ग्राउंड से किस हाइट पर है, कि ये जो बैलून है ना कंप्लीट हाइट इसकी कितनी 88.2 ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट है, ओके। फर्स्ट ये कहती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन पहले केस में कितने डिग्री के एंगल पे है 60 डिग्री के। अब आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कि सर वो विंड के साथ सपोज वो थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली तो वो दूर चला गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनने लग गया सर 30 डिग्री का, इस केस के अंदर 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कि सर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां से लेके यहां तक की, ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, सपोज कह देता हूं सर ये x मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है जो हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है सर। जरा ये देखो कि ये गर्ल की हाइट है, तो यहां से ये जो लाइन निकल रही है ये क्या है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पैरेलल होती है, तो ये डिस्टेंस अगर 1.2 है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, ये भी 1.2 होगी। तो अगर मैं इस गर्ल की आईज से इस बैलून की हाइट देखूं तो वो कैसे निकालेंगे, कि सर हाइट कैसे निकालेंगे, 88.2 मीटर ग्राउंड से हाइट है, उसमें से 1.2 हम लेस कर देते हैं, 1.2 लेस करेंगे दैट इज 87 मीटर, करेक्ट। तो यहां से यहां से यहां तक की ये जो हाइट हुई ये कितनी हो गई सर 87 मीटर। अब हाइट चेंज नहीं हुई है तो यहां से ये हाइट जो है ये भी कितनी होगी सर 87 मीटर, बोलो करेक्ट। अब दो ट्रायंगल्स आपको दिखने लग गए क्या, हाइट क्या होती है ग्राउंड पे या हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई, करेक्ट। तो ए बी सी ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो लिखें सबसे पहले नेम ए बी सी, दूसरा डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी नाम लिख दिया। बोलो जरा एबीसी के अंदर कितना एंगल है सर, ये वाला ट्रायंगल है तो इसके अंदर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे सर tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 87 अपॉन बेस हमें नहीं पता तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी BC, ये 1.2 ये हाइट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कि सर √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन BC, ठीक है। तो यहां से BC इज इक्वल टू कितना आ गया 87 अपॉन √3,
हो गया। अच्छा, डीईसी ट्रायंगल के अंदर, किसे डीईसी ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो यहां पे लिखेंगे क्या सर, tan एंगल इज 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 87 अपॉन बेस यानी कि सर बेस कितना हो गया, क्या मैं इस बेस को BC प्लस एक्स लिख सकता हूं कि सर ये EC है जिसे हम BC प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये लिखा BC प्लस एक्स। BC की वैल्यू पता है सर, यहां से देखो पहले tan 30 की वैल्यू लिखी 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन BC प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा BC प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3 एक्स। अब BC की वैल्यू आप BC की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, लेकिन पहले x की वैल्यू निकालते हैं 87√3 माइनस BC, करेक्ट। तो यहां पे अब वैल्यूज पुट करें, देखो जरा कि सर x इज इक्वल टू 87√3 माइनस BC की वैल्यू दैट इज 87/√3 यहां से 87 कॉमन ले सकते हो, 87 कॉमन ले लिया तो ये लिखा सर √3 माइनस 1/√3। सो 87 कॉमन आपने लिखा सर यहां से √3 एलसीएम, तो ये क्या आया 3 माइनस 1, 3 को 1 से माइनस हुआ तो ये आ गया 87 इंटू 2 अपॉन √3 डिनोमिनेटर में फिर से आ गया सर, क्या करेंगे रैशनलाइज, तो लिख दें सर इंटू √3 अपॉन √3, तो बोलो क्या आ गया सर 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 से क्या 87 कैंसिल हो जाएगा सर, ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 9, 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 58, आगे लिखा हुआ है √3, यूनिट लिख दोगे सर मीटर, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। क्या यही हमें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट हो गया सर अपने आप, आंसर तैयार। सेम वही मेथड से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझो क्यों, देखना जरा इस क्वेश्चन को फील करो। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, कि सर एक फुट ऑफ द टावर पे लीड करता है, कि सर देखो इसको एक एक चीजें हम समझते जाते हैं कि सर सबसे पहले क्या एक स्ट्रेट हाईवे है, ये एक स्ट्रेट हाईवे, और यहाँ पे इस स्ट्रेट हाईवे पे क्या है एक टावर हमने बना दिया, ये टावर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये स्ट्रेट हाईवे एक टावर की तरफ लीड कर रहा है। क्वेश्चन में कहता है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कि सर इस यहाँ पे इस टावर के टॉप पे सपोज कोई पर्सन है और उसने यहाँ पे किसी कार को देखा जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। तो ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना सर 30 डिग्री का, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री, बोलो करेक्ट। पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, फिर से वही रूल, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, कि यहाँ पे जो कार है ना वो कार इधर की तरफ मूव कर रही है, टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। अप्रोचिंग टू द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान रखना यूनिफॉर्म स्पीड से, एक फिक्स स्पीड के साथ वो अप्रोच कर रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कि सर 6 सेकेंड के बाद ये कार इस तरफ अप्रोच करते करते सपोज वो यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, यहां से अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यहां से अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है सर कितना 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री, बोलो करेक्ट हो गया 60 डिग्री। कितने डिस्टेंस कितने टाइम में सर, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कि अब वो इस अगर पॉइंट पे है तो यहां से अब उसको फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अभी तक आप क्वेश्चंस जो कर रहे थे, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों इंपॉर्टेंट बोला था, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे वो सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना। अमेजिंग। तो देखो अब सीखना, इस चीज को फील करना, कैसे करेंगे वही चीजें अपने आप आंसर आएगा, हमारे पास तो ट्रायंगल है सर, ये एक ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, एक तो ये ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। मेरे दिमाग में चल रहा है सर टाइम पूछ रहा है, टाइम जब पूछता है तो मैं लिखता हूं सर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि सर टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है कि सर टाइम, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस अगर कम है तो टाइम कम लगेगा। स्पीड तो वही है कि सर मैं तो गाड़ी अपनी 40 की स्पीड पे ही चलाऊंगा। अब अगर मैं 40 की स्पीड से 1 किलोमीटर जाता हूं तो टाइम जो लग रहा है, अगर मैं 2 किलोमीटर जाऊंगा तो उसका डबल टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, बात क्लियर। तो वही चीज यहां पे फील करना है। तो हमने लिख दिया सर ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और ABD, दोनों के अंदर एंगल देखा। सबसे पहले ABC में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे सर tan एंगल इज 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BC, करेक्ट। अब यहां से tan 60 की वैल्यू आपने लिख दी कि सर √3 होती है इज इक्वल टू AB अपॉन BC, करेक्ट। AB की वैल्यू आ सकती है तो यहां से AB की वैल्यू निकाल दी सर, दैट इज √3 BC, करेक्ट। ये हमने लिख दिया, ठीक है। सेकंड वाले ट्रायंगल पे गए। इस ट्रायंगल के अंदर कि सर इस ट्रायंगल ABD के अंदर एंगल इज 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे सर tan एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BD, करेक्ट। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी कि सर कैलकुलेट करिए, √3 BC अपॉन BD की वैल्यू BC प्लस CD, लिख दें कि सर BC प्लस CD, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपके पास आएगा कि सर ये हो गया BC प्लस CD इज इक्वल टू √3 से √3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया BC। BC एक तरफ किया तो ये आएगा आपके पास CD इज इक्वल टू 2BC, बात क्लियर। CD इज इक्वल टू 2BC। सर CD क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है कितने सेकंड्स के अंदर सर, 6 सेकंड्स के अंदर। फिर इसकी जस्ट अब BC की वैल्यू जो आ रही है ना वो इसकी जस्ट हाफ है, कि हम इसे ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं कि सर BC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CD, करेक्ट है। यानी BC जो डिस्टेंस है वो ये वाले डिस्टेंस की हाफ है। तो सर अभी हमने जब ये पढ़ा था टाइम डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो आपने कहा था अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस कम होगी तो टाइम भी कम होगा। सीधी सी बात है। आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो, गाड़ी को 40 की स्पीड पे अगर आप चला रहे हो तो अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो, सपोज 1 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड पे आपको 10 मिनट लगते हैं, तो अगर आप हाफ किलोमीटर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, सेम स्पीड पे सर सीधी सी बात है हाफ टाइम लगेगा, यानी कि 5 मिनट्स। 10 का हाफ हो गया 5 मिनट्स, बात क्लियर। तो वही चीज यहां पे भी है कि सर जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम लग रहा था 6 सेकेंड का, तो ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है B और C के बीच में, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसकी हाफ है। इस डिस्टेंस की हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा, यानी कितना सर 3 सेकेंड का आंसर। सो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम इज हम लिख देंगे सर 3 सेकेंड। बोलो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक कहा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आई होप बच्चों आज के सेशन के अंदर जो हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, इन सभी से आपके पूरा अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो चुका है, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि पूरे चैप्टर के अंदर किसी भी तरह के कैसा भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच, बाय।